नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की चौथी और 5वीं मंजिल पर आग लग गई है। हादसे में 5 लोगों की जान गई है। 6 मुलाजिमीन को महफूज निकाल लिया गया है। आग BCG वैक्सीन लैब में लगी थी। आग पर काबू पाने के बाद जब तलाशी ली गई तो 5 लाशें जली हुई हालत में मिली। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने बताया कि ये लाशें ऊपरी मंजिल पर मिली हैं। उनके मुताबिक ये लोग प्लांट में काम करने वाले मजदूर थे। अभी प्लांट में तलाशी मुहिम जारी है। पहले SII के CEO आदार पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कहा था कि आग से किसी की मौत नहीं हुई। बाद में मौतों की इत्तला मिलने पर उन्होंने गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोगों की जान इस हादसे में गई है। इसका हमें गहरा दुख है। जिस इमारत में आग लगी वहां काम चल रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। SII के पुणे प्लांट में ही कोरोना से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जाती है। हालांकि आग से कोविशील्ड वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोविशील्ड को कैंपस के अलग हिस्से में बनाया और स्टोर किया जाता है। हाल ही में यहां से वैक्सीन की खेप मुल्क भर में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने बताया कि SII के मंजरी प्लांट में आग लगी। वहां फिलहाल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारियां थी। वैक्सीन प्लांट और स्टोरेज पूरी तरह महफूज है। आपको बता दें कि SII अब तक 1.5 अरब डोज बेच चुकी है। ये एक तरह का रिकॉर्ड भी है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 60% बच्चों को सीरम की एक वैक्सीन जरूर लगी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल पा चुकी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 170 मुल्कों में सप्लाई होती है। ये कंपनी पोलियो वैक्सीन के साथ साथ डिप्थीरिया, टेटनस, HIV, BCG और हेपेटाइटिस B, खसरा और रुबेला के टीके भी बनाती है। एक खबर और आई थी कि 4 घंटे आग लगने के 4 घंटे के बाद यहां दोबारा आग लगी। आग लग गया क्या? पंप बंद करा। ज़राई कानूनों के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसानों के साथ पुलिस की जुमेरात को हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। यह लगातार तीसरा दिन था जब पुलिस ने किसानों को मनाने की कोशिश की। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस ओहदेदार शामिल थे। मीटिंग के बाद स्वराज अभियान के कायद योगेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली से बाहर ही रैली निकालें, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। हम दिल्ली के अंदर पुरअमन रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन चारशुंबे को वापस लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि किसानों को एहतजाज से रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। इस बारे में पुलिस को ही फैसला लेने दें, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है। ट्रैक्टर रैली के लिए पंजाब के 4 जिलों से 1140 ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान चारशुंबे को दिल्ली के लिए रवाना हुए। अमृतसर से 850 ट्रैक्टरों का जत्था रवाना हुआ। संगरूर से 250 और मोगा से 40 ट्रैक्टर रवाना हुए।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी सेंसेक्स ने जुमेरात को तारीख रकम कर दी। इंडेक्स शुरुआती कारोबार में पहली बार 50,000 के रिकॉर्ड सतह को पार कर गया। दरअसल अमेरिका में नए सदर जो बाइडेन के सत्ता संभालने का पॉजिटिव असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिखा, लेकिन दोपहर बाद बाजार में ये बढ़त जा चुकी थी और दिन के खत्म होने तक, कारोबार के खत्म होने तक इंडेक्स 560 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 167.36 पॉइंट्स नीचे 49,624.76 पर बंद हुआ। हालांकि इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई 50,184 को भी छुआ। बीएससी पर 3,188 शेयरों में कारोबार हुआ। 1,126 शेयर बढ़त और 1,896 नीचे बंद हुए, यानी 59% शेयरों में गिरावट रही। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी 197 लाख करोड़ हो गया, जो सुबह पहली बार 199 लाख करोड़ के पार पहुंच गया था। दोपहर बाद बड़ी बिकवाली के चलते निफ्टी इंडेक्स 54.35 पॉइंट्स नीचे 14,590.35 पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती बढ़त में इंडेक्स ने पहली बार 14,753.55 तक पहुंचा, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। बाजार की गिरावट में मेटल और बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.10% और मेटल इंडेक्स 2.18% नीचे बंद हुए। निफ्टी में ओएनजीसी का शेयर टॉप लूजर रहा, शेयर 3.34% नीचे बंद हुआ। इसी तरह टाटा स्टील के शेयर में 2.95% की गिरावट रही, जबकि टाटा मोटर्स का शेयर 6.38% ऊपर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो के शेयरों में भी 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मजबूत वर्ल्ड इंडिकेशंस के चलते कल बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई थी। राजस्थान के जोधपुर में जुमेरात को पहली बार हिंदुस्तानी राफेल ने जौहर दिखाए। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स का ज्वाइंट वॉर ड्रिल 20 जनवरी से शुरू हुआ, ये 24 जनवरी तक चलेगा। सबसे पहले दोनों मुल्कों के राफेल जेट ने उड़ान भरी, इसके बाद सुखोई और मिराज भी आसमान में अटखेलियां करते नजर आए। जोधपुर का साफ मौसम भी दोनों मुल्कों के पायलट्स को रास आया। दोनों मुल्कों के राफेल फाइटर्स समेत दीगर प्लेन्स चारशुम्बे को ही जोधपुर पहुंच गए थे। पहले दिन दोनों टीमों ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद देर रात तक वॉर रूम में वॉर ड्रिल्स के लाहे अमल तैयार किया गया। जुमेरात सुबह दोनों टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ एयरबेस पर आ डटी। सबसे पहले फ्रांस के राफेल ने उड़ान भरी, फिर तो कई प्लेन देखते ही देखते आसमान में छा गए। वॉर ड्रिल जोधपुर से पाकिस्तान की सरहद के बीच चलेगा। आसमान में पहुंचते ही इंडिया फ्रांस की टीमें अलग अलग फॉर्मेशन में आ गई। इसके बाद एक दूसरे को छकाते हुए उनके एयर स्पेस में घुसने का दौर शुरू हुआ। दोनों टीम में एक हमलावर और दूसरा डिफेंस के रोल में रहा। हमलावर टीम को दूसरी टीम के सिक्योरिटी कवर को भेदते हुए अंदर दाखिल करके अटैक का ड्रिल करना था। दोनों टीमों ने हवा में एक दूसरे के प्लेन पर डमी मिसाइलें दागी। हमलावर टीम को इन मिसाइलों के हमलों को नाकाम करते हुए आगे बढ़ना होता है। करीब 1.5 घंटे तक आसमान में एक दूसरे की ताकत को परखने के बाद सभी फाइटर्स वापस एयरबेस पर लौट आए। नीचे उतरते ही सभी पायलट्स वॉर रूम पहुंचे, जहां उनकी उड़ान का पूरा लेखा जोखा लेकर एक्सपर्ट्स मौजूद थे। एयरबेस पर ही वॉर रूम बनाया गया था। इसमें दोनों मुल्कों के एक्सपर्ट्स वॉर ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने हर फ्लाइट की सरगर्मी पर बारीकी से नजर रखी। बंगाल में असेंबली इंतखाबात की जंग लगातार चल रही है। एक दिन पहले हुगली जिले के चंदन नगर में बीजेपी कायद शुवेंदु अधिकारी की रैली में मुतनाज़िया नारेबाजी हुई, जिस पर बवाल हुआ। यहां बीजेपी हामियों ने देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए। अब पुलिस ने इस मामले में 3 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सदर सुरेश शाह, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इधर गिरफ्तारी के बाद तीनों को पुलिस ने जुमेरात को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने 30 जनवरी तक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि खदावर कायद शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी एमपी लॉकेट चैटर्जी की सदारत में यह रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में बीजेपी कारकुनों ने हिस्सा लिया। इसी में यह नारेबाजी हुई थी। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हुगली में बीजेपी कारकुनों की नारेबाजी का मसला तब सामने आया जब उससे एक दिन पहले मंगल के रोज तृणमूल हामियों ने साउथ कलकत्ता में एक रैली के दौरान बंगाल के गद्दारों को गोली मारो का नारा लगाया था।
उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। इस नारे को लेकर तृणमूल पर भी शदीद तनकीद की गई। कोविड-19 बहरान के खिलाफ मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है, ताहम वहां के वबा के फैलने का खतरा खत्म नहीं हुआ। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल और मई में होने वाले बंगाल असेंबली इंतखाबात में एहतियात बरतने का ऐलान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा पोलिंग स्टेशनों की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि हर पोलिंग स्टेशन में कम से कम भीड़ हो। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक मगरबी बंगाल में कुल पोलिंग स्टेशनों की तादाद इस मरतबा 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि 2016 में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 78,903 थी, जो इस मरतबा बढ़कर 1,10,000 हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस के एहलकारों को भी तैनात करना पड़ेगा। इससे कबल 2019 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी फोर्सेस के एहलकार तैनात किए गए थे। सीपीआईएम, कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने असेंबली इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए रियासत के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया है। कमीशन जराये ने यह भी बताया कि इस मरतबा पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती के अलावा अमन व अमान की निगरानी और सूरत हाल से निपटने के लिए सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को हिस्सास इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। कमीशन के जराये ने बताया कि इस बार बंगाल में 900 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जा सकती है। 2016 के असेंबली इंतखाबात के वक्त मगरबी बंगाल में सिर्फ 700 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस तैनात थी और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में सेंट्रल फोर्सेस के तकरीबन इतने ही एहलकार तैनात किए गए थे। अयोध्या के राम जन्मभूमि में रामलला के गर्भगृह के मुकाम पर आज से बुनियाद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। वैदिक आचार्य के जरिए काम शुरू करने से कबल पूजा की गई। अभी तक रामलला के गर्भगृह के मकाम के चारों तरफ का मलबा हटाया जा रहा था। जुमेरात से गर्भगृह के मकाम पर बुनियाद डालने का काम शुरू कर दिया गया। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला के गर्भगृह के मुकाम के नजदीक भी काम शुरू कर दिया गया। इससे कबल वहां पूजा की गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन किए जाने के बाद ही हर रोज गर्भगृह के मुकाम पर हवन व दिए जलाने का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हिदायत पर तामीराती इदारे लार्सन एंड टॉर्बो ने आज सुबह बुनियाद की खुदाई शुरू करा दी। काम को तेज करने के लिए एक इजाफी पोकलाइन भी लगाया गया ताकि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। इस दौरान आज ट्रस्ट की मंदिर तामीराती कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शुरू हुई। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 6 करोड़ 99 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद अब 20,85,000 से ज्यादा हो चुकी है। 2 करोड़ 53 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 1,12,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन चाहता है उस तक उसे पहुंचाया जाएगा। WHO की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मेरिंजेला सिमाओ ने कहा कि हम हर मुल्क, हर आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 26,784 कोरोना के केसेस मिले। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 नवंबर को मुल्क में 28,393 केसेस मिले थे। चारशुमे को वहां 310 अमवात भी रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलात के घटने बढ़ते हुए तसलसल में गुज़िश्ता 11 दिनों में यौमिया मामलात 15 से 16,000 के करीब आ रहे हैं, जबकि इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद में इजाफा और एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 15,223 नए मामले सामने आए, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 6 लाख 10 हज़ार से ज्यादा हो गई।
गुज़िश्ता 11 दिनों से यौमिया मामले 15 से 16 हज़ार के करीब बरकरार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,965 मरीज सेहतमंद हुए, जिसके साथ कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 1,02,65,706 और एक्टिव केसेस में 4,893 की कमी होने से ये 1,92,308 रह गए। इसी दौरान 151 मरीज फौत हुए और अमवात की तादाद 1,52,869 हो गई। मुल्क में रिकवरी की शरह यानी रिकवरी रेट 96.75% हो गया है और एक्टिव केसेस का रेट 1.81% हो गया, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.44% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 224 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक फर्द की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,92,621 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,584 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 39 केसेस दर्ज हुए हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के शुरू होने के बाद से मुल्क में करीब 600 साइड इफेक्ट के मामले सामने आए हैं। कुछ रियासतों से टीका लगाने के बाद मौत की खबरें भी आई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मौत की वजह वैक्सीनेशन नहीं पाई गई। इस पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सच्चाई है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह महफूज और असरदार है। जो भी साइड इफेक्ट के मामले सामने आ रहे हैं वो मामूली हैं। किसी भी वैक्सीनेशन में ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बदकिस्मती है कि कुछ लोग सियासी फायदा लेने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं। उनकी वजह से कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। हुकूमत कतई नहीं चाहती कि वैक्सीनेशन के बाद किसी पर भी गलत असर पड़े। सभी को महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मुल्क में अब तक 7,86,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन के 5वें दिन यानी चारशंबे के रोज 20 रियासतों में 1,12,007 लोगों को टीका लगाया गया। आठ लाख संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीजें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। हमने सबने अपने जिंदगी में अपने बच्चों को पहले 1 साल में कई किस्म के टीके दिए हैं, और सबने देखा है कि जिस दिन टीका होता है तो शायद कभी कभी कोई छोटा मोटा बुखार आ जाता है, टीके की जगह पे कोई दर्द हो जाता है, कोई वहाँ पर हल्की फुल्की कोई स्वेलिंग हो जाती है, वो कुछ घंटे में या अपने समय में। वो भी हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया। उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन में होते हैं। कोविड का खात्मा भी करने में जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं, और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलतफहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में टीका लगवाएंगे। दूसरे फेज में मोदी के साथ साथ सभी वज़राए आला को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कांग्रेस समेत अपोजिशन के कुछ कायदीन ने कहा था कि वजीर आजम को पहले खुद वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। मुल्क में पहले फेज का वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इसमें 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने हैं। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और संगीन बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरा फेज कब शुरू होगा अभी यह तय नहीं है। अब बात अमेरिका की। जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर की शक्ल में हलफ ले लिया और इसके साथ ही वो अमेरिका के 46वें सदर बन गए। हल्फबर्दारी के बाद अपनी तकरीर में उन्होंने कई अहम मौज़ूआत को अहाते में लिया और अमेरिकी अवाम के सामने जाहिर किया कि आने वाला दिन एक रोशन बाब होगा। उन्होंने तकरीर का आगाज करते हुए कहा कि हम अमेरिका में नस्ली तफरीक से लड़ेंगे और अमेरिका को पूरी तरह मुत्तहिद करना हमारा हदफ होगा। बाइडेन ने मजीद कहा कि अमेरिका बुहरान के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अमेरिकी फौज मजबूत है और हर तरह के चैलेंजेस से निपटने में अहल भी है। जरूरी है कि हम मुत्तहिद रहें क्योंकि इसमें अमन का राज पोशीदा है। यूएस कैपिटल में गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के ताल्लुक से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि ऐसा तशद्दुद फिर कभी नहीं होगा। मैं सभी अमरीकियों का सदर हूं, हमें आइन और जमहूरियत की हिफाजत करनी होगी। मुल्क में पैदा बेरोजगारी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जिनकी मुलाजिमत गई है उनको लेकर फिक्रमंद हूं, जल्द हालात बेहतर होंगे। अपनी तकरीर के दौरान बाइडेन ने नायब सदर कमला हैरिस की तारीफ में भी कुछ जुमले कहे। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका को पहली खातून नायब सदर मिली है, ये एक तारीखी लम्हा है। वाज़ेह है कि कमला हैरिस अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर होने के साथ साथ पहली सियाह फाम और हिंद नसाद नायब सदर भी हैं। हुकूमत ने बाइडेन ने कौम के नाम अपने खिताब में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। बाइडेन ने कहा कि इख्तिदार और फायदे के लिए बहुत सारे झूठ बोले गए, अब इससे बाहर निकलने का वक्त है। उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अब हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ये इम्तिहान का वक्त है और हमें आगे चलना होगा। Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinson. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound. सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुद्दत के आखिरी खिताब में अपने जानशीन की बेहतर किस्मत और मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो किसी न किसी शक्ल में वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाली हुकूमत के पास कामयाबी का ज़्यादा मौका है क्योंकि वो उनकी हुकूमत से मजबूत बुनियाद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नई इंतज़ामिया को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और उसकी अजीम कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। मुझे लगता है कि उसे बहुत सी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके पास कुछ करने के लिए वाकई में बहुत बड़ी बुनियाद है। ट्रंप ने मुल्क के शहरियों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तो बस अलविदा, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम एक दिन किसी ना किसी तरह से वापस आएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम आपको जल्द मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने जानशीन की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत की देरीना रिवायत को तोड़ दिया, कहा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप बहुत ख़ास हैं, घर जाएं, मैं आपको ये बात अपने दिल की बात से बता सकता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से विदाई लेते वक्त नए सदर जो बाइडेन के नाम एक लेटर छोड़ा। इसमें क्या लिखा है ये साफ नहीं हो पाया। इसकी वजह यह है कि न तो खुद बाइडेन इसकी जानकारी दे रहे हैं और न व्हाइट हाउस इस खत का मजमून बताने तैयार है। मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में अब यह रिवायत बन चुकी है कि साबिक सदर नए सदर के नाम ओवल ऑफिस की डेस्क पर लेटर छोड़कर जाते हैं। जॉर्ज बुश ने बिल क्लिंटन के नाम जो लेटर छोड़ा था उसे क्लिंटन की बीवी हिलरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का लेटर ज़्यादा लंबा नहीं है। जब इस बारे में बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रंप मेरे लिए एक खत छोड़ कर गए हैं, ये पर्सनल लेटर है, लिहाजा इसमें क्या लिखा है ये जानकारी मीडिया को नहीं दे सकता। मुझे पहले ट्रंप से बातचीत करनी होगी। व्हाइट हाउस ने भी लेटर मिलने की तस्दीक की है। हालांकि बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात या फोन पर बातचीत का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। इसकी तस्दीक व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पॉस्कॉन ने भी की है। साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी नई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के नाम एक खत छोड़ा है। इसकी तस्दीक भी व्हाइट हाउस ने की है। बात 2018 की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच जुबानी जंग चल रही थी। किम ने नए साल पर मुल्क की आवाम को मुखातिब उन्होंने किया था और उस खिताब में बोले कि मेरे ऑफिस की मेज पर एक न्यूक्लियर बटन है और पूरा अमेरिका हमारी न्यूक्लियर मिसाइलों की जद में है। जवाब ट्रंप की तरफ से आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बटन है जो किम के बटन से ज़्यादा बड़ा है और ताकतवर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बटन काम भी करता है। इस तनातनी के बीच न्यूक्लियर बटन की बहस दुनिया भर में खूब हुई। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाया तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तमाम इख्तियारात के साथ ही उन्हें 22 किलो वजनी एक सूटकेस भी दिया गया जिसमें अमेरिका के आइटमी हथियारों को कंट्रोल करने वाले खुफिया कोड मौजूद है। यह सूटकेस हर वक्त अमेरिकी सदर के करीब रहता है और आमतौर पर जाने वाले सदर आने वाले सदर को अपनी मौजूदगी में ये सूटकेस पेश करता है। मगर चूंकि ट्रंप बाइडेन की जीत को तस्लीम नहीं करते और हलफ बर्दारी की तकरीब के वक्त वो वाशिंगटन के बजाय फ्लोरिडा में थे, इसलिए सूटकेस की मुंतकली एक मसला बन गई। ताहम अमरीकी महकमा दिफा ने इसी मकसद की खातिर पहले से तैयार कर रखी थी। इत्तलात के मुताबिक उनके पास इस किस्म का एक सूटकेस नहीं बल्कि कम से कम 3 सूटकेस है। एक सूटकेस 20 जनवरी की सुबह को ट्रंप के साथ फ्लोरिडा गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिन को ठीक 11:59 और 59 पर नाकारा हो गया। एंड उसी वक्त नए सदर जो बाइडेन के फौजी माउन को इसी किस्म का एक और सूटकेस पेश किया गया जिसने ठीक 12 बजे काम करना शुरू कर दिया। सियाह चमड़े का यह सूटकेस आइटमी फुटबॉल कहलाता है और उसके अंदर एल्यूमिनियम का मजबूत बक्सा होता है जिसके अंदर आइटमी हथियारों के कोड दर्ज होते हैं। उन खुफिया कोड्स की मदद से अमरीकी सदर दुनिया में कहीं भी आइटमी हमला करने का हुक्म दे सकता है। ये सूटकेस बम प्रूफ होता है और उसके अंदर एक ऐसा फ़ोन होता है जिसकी मौसलात को जैम नहीं किया जा सकता। उसका मकसद ये होता है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अमरीकी सदर पेंटागन के साथ राब्ते में रह सके। जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते थे तो अपने गोल्फ ग्लव्स के साथ साथ इस फुटबॉल को भी गोल्फ गाड़ी में साथ लिए फिरते थे। जो बाइडेन अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के चंद घंटे बाद ही एक्शन में आ गए। उन्होंने ताबड़तोड़ 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सबसे पहले उन्होंने मास्क पहनने को जरूरी किए जाने वाले ऑर्डर पर साइन किया। पहली बार ओवल ऑफिस पहुंचकर बाइडेन मीडिया से बातचीत की और कहा कि मुझे कई काम करने हैं इसलिए मैं यहां हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता, फौरी काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगले 7 दिन में कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करूंगा। सबसे पहले बाइडेन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑर्डर साइन किया। इसके तहत मास्क को फेडरल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी हर शख्स को वबा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर कोई सरकारी बिल्डिंग में है या कोरोना हेल्थ वर्कर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। ट्रंप ने मास्क को लेकर कोई सख्ती नहीं दिखाई थी। 7 मुस्लिम मुल्कों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर लगा ट्रैवल बैन भी हटा दिया। ट्रंप ने 2017 में यह बैन अपने टर्म के पहले हफ्ते में लगाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जिसे 2018 में कोर्ट ने बरकरार रखा था। अब अमेरिका फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रुकन होगा। बाइडेन ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि अगर अमेरिका ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करेगा तो ही वो खुद भी महफूज रहेगा। सदर बनने के पहले दिन ही अमेरिका की WHO में वापसी का उन्होंने वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।